मेरे खेत में अनार के बाग में घास साफ करने के लिए एक नौजवान औरत काम करने के लिए एक नौजवान काम पर आती थी। वो बेवा थी, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और चेहरे पर बेगुनाह मुस्कुराहट मुझे बेखबरी में इसकी तरफ खींचती थी। इस दिन मैं और वो दोनों खेत में थे, क्योंकि मेरी माँ बीमार होने की वजह से नहीं आ सकी थी। मैं अभी शादीशुदा नहीं था, इसलिए मेरा दिल ज्यादा से ज्यादा इसकी तरफ खींचा जा रहा था। दोपहर को हम दोनों दरख्त के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। इसकी खूबसूरती देखकर मेरा दिल बेकाबू होने लगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। मैं एक किसान हूँ और मेरे पास 3 एकड़ जमीन है। मेरी उम्र इस वक्त 34 साल है और मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ। मैंने अपनी जमीन पर अनार का बाग लगाया है। इस बाग में बहुत घास अग गई थी, जिसे साफ करने के लिए मुझे एक औरत मजदूर की जरूरत थी। लेकिन गांव में मजदूर मिलना मुश्किल हो गया था। तब मेरी माँ ने फैसला किया कि वो गांव में पूछगछ करेगी और देखेगी कि कोई औरत काम पर आने को तैयार है या नहीं। पूरे गांव में पूछने के बाद माँ को पता चला कि गांव की एक नौजवान बेवा औरत मनीषा काम करने को तैयार है। दूसरे दिन सुबह जब मैं खेत पर पहुंचा तो माँ के साथ वो औरत मनीषा भी वहां आ रही थी। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और उसके जिस्म पर बंधी हुई सरखसाड़ी उस पर जैसे शुभा रही थी। मैं, माँ और मनीषा, हम तीनों मिलकर खेत की घास साफ करने लगे। काम करते करते मैं बार बार मनीषा की तरफ देखता रहता। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरे दुख की छाया साफ दिखाई दे रही थी। माँ ने 2-3 बार पूछा, लेकिन मनीषा, तुम मेरी बात क्यों नहीं करती? किसी की नाराजगी है या दिल में कोई दुख है? लेकिन मनीषा कुछ बोली नहीं, बस चुपचाप अपना काम करती रही। धीरे धीरे दोपहर हो गई। सूरज सर पर चढ़ आया और एक बुझ गया। मैंने कहा, चलो अब खाने का वक्त हो गया है। हम तीनों खेत के किनारे एक बड़े अमली के दरख्त के नीचे बैठ गए। धूप की वजह से गर्मी नीचे आकर ठंडी हुआ की राहत मिली। दरख्त के आकर ठंडी हुआ की राहत मिली। मनीषा पूरा दिन धूप में काम करते करते पसीने से तर हो गई थी। इसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। दरख्त के नीचे बैठने के बाद उसके चेहरे पर थोड़ी सी सुकून की लहर दौड़ने लगी। सबको प्यास लगी थी। हमारे खेत में कनवा था, इसलिए माँ ने कहा, अरुण, घड़े का पानी खत्म हो गया है, जरा कुनवे से पानी ले आओ। मैं फौरन वहां गया, एक घड़ा ठंडा पानी भरा और वापस आया। सबसे पहले एक लोटा पानी माँ को दिया और दूसरा लोटा भरकर मनीषा को दिया। मैं उसकी तरफ देख रहा था। जब वो पानी पी रही थी तो उसके गले से नीचे उतरता पानी मुझे साफ दिखाई दे रहा था। वो इतनी गोरी और खूबसूरत थी कि थोड़ी देर के लिए मेरा पूरा ध्यान उस पर टुक गया। फिर हम सब ने अपने अपने डब्बे खोले। हर एक ने अपनी सब्जी और रोटी एक दूसरे के साथ बांटी। मनीषा ने अपना डब्बा खोला तो इसमें सिर्फ 2 रोटियां और थोड़ी चटनी थी। ये देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा, अरे मनीषा, तुम सब्जी क्यों नहीं लाई? रोज सिर्फ चटनी से पेट कैसे भरेगा? ये सुनकर मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोले बगैर खामोशी से खाने लगी। माँ ने फिर पूछा, क्या हुआ रे तुझे? शोहर की याद आ रही है या दिल की बात हमसे कह। तब मनीषा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। इसकी आवाज कांप रही थी। इसने कहा, शोहर के जाने का दुख तो है ही, लेकिन इससे भी बड़ा दुख यह है कि मरने से पहले उन्होंने कारोबार शुरू करने के लिए साहूकार से 40,000 रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन कारोबार डूब गया। साहूकार ने 100 पर कर्ज डाल दिया और अब लगभग 1 लाख रुपए का सौद बाकी है। मैं दूसरों के खेत में
मजदूरी करके सिर्फ सौध ही अदा करती रहती हूँ, लेकिन अब वो भी मुमकिन नहीं। दिन बदन कर्ज बढ़ता जा रहा है। मेरा घर मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। शोहर चले गए और जिंदगी वैरान हो गई। इतना कहते ही इसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी और वो रो पड़ी। इस लम्हे मेरे दिल में भी दुख की एक लहर उठी। इसके चेहरे पर उसके दुख का पूरा बोझ साफ झलक रहा था और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे कितना गहरा दुख छपा हो सकता है। माँ ने प्यार से मनीषा के सर पर हाथ फेरा। मनीषा की आंखों से आंसुओं की धार भाग रही थी। माँ ने इसे तसल्ली दी। इसके डब्बे में माँ ने अपनी तरफ से सब्जी और रोटी डाल दी और फिर हम तीनों ने मिलकर खाना पूरा किया। धूप बहुत तेज थी, इसलिए हम तकरीबन 1 घंटा तक दरख्त के नीचे आराम करते रहे और फिर दोपहर 2:30 बजे फिर से काम शुरू किया। लेकिन मेरे दिल से मनीषा की बातें और उसका कर्ज किसी तरह निकल ही नहीं रहा था। इसकी टूटी हुई जिंदगी, साहूकार के कर्ज में फंसी एक बेसहारा बीवा, ये सब ख्यालात ने मेरे दिल को भारी कर दिया था। धीरे धीरे शाम के 5 बज गए। मैंने कहा, माँ 5 बज गए हैं, अब चलो घर चलें। हमने काम बंद किया और घर की तरफ निकल पड़े। हमारा खेत गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। हम तीनों साथ साथ चल रहे थे। मैं बार बार मनीषा की तरफ देखता रहता। उसका चलना, उसके जिस्म पर लहराते साड़ी और उसकी पतली कमर का हलना जुलना, सब कुछ इतना खूबसूरत और दिलकुश लगता था कि मेरी नजर बार बार उसकी तरफ खींची जा रही थी। उसने अपना दिल मुझे दे दिया था, इसलिए शायद उसके चेहरे पर अब थोड़ी सी राहत थी। थोड़ी देर में हम गांव में पहुंच गए। मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर इसका घर था। हमारी पहचान अभी नई था। दुख हमारे दरमियान एक अजीब कुर्बत ले आया था। मनीषा के सास ससुर नहीं थे। वो बिल्कुल अकेली रहती थी और ये बात मेरे दिल को बहुत छोती थी। दूसरे दिन सुबह मेरी माँ को थोड़ा बुखार आ गया। फिर भी वो खेत जाने का इसरार कर रही थी। मैंने इसे रोका। माँ, तुम आराम करो, दवा लो और सो जाओ। अगर अब खेत गई तो तबीयत और बगड़ जाएगी। काम की फिक्र ना करो, मैं हूं ना। फिर मैं मेडिकल स्टोर से दवा ले आया। माँ ने दवा ली और आराम करने लगे। सुबह 10 बजे में खेत पर पहुंचा और काम शुरू किया। खेत के बांध पर से मैं देखता हूँ तो दौर से मनीषा आ रही थी। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी, जिसमें शायद उसका टफन और घास काटने के औजार होंगे। मैं उसे दौर से देख रहा था। सुबह की धूप में वो जैसे चमक रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी आबोताब थी। थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आई और बोली, माँ नहीं आई। मैंने जवाब दिया, नहीं, उन्हें बुखार है, इसलिए घर पर आराम कर रही हैं। ये सुनकर मनीषा के चेहरे पर फिक्र की लकीरें अभर आईं। इसने कहा, क्या हुआ, तबीयत ज्यादा खराब है? मैंने कहा, सुबह खाना बनाते वक्त उन्हें बुखार आ गया। मैं उनके लिए दवा ले आया हूँ। वो दवा लेकर आराम कर रही हैं। तुम फिक्र न करो। ये सुनकर मुनीषा मुतमईन हुई और काम पर लग गई। हम दोनों बैठकर घास काटने लगे। मैं बार बार छपकर उसकी तरफ देखता रहता। इसका साथ मुझे एक अजीब खुशी दे रहा था। इसकी बातों में मिठास थी, ओकी मिठास थी। आवाज में नरमी थी और इसकी मौजूदगी से खेत में काम करते दिल को एक अनोखी सुकून मिल रहा था। बातों बातों में दोपहर हो गई। हमें खबर ही न पड़ी। दोपहर को हम दोनों ने साथ खाना खाया। फिर करीबी दरख्त के नीचे जाकर थोड़ी देर आराम करने लगे। मैं उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में फिर वही अदासी वापस आ गई थी। इसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। इसे इस तरह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने धीरे से कहा, मनीषा, तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो? आज फिर क्या हुआ? तब उसने आंसू पोंछते हुए कहा,
आज सुबह साहूकार घर आया था। वो पैसे मांग रहा था। मैंने कहा कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उल्टा इस ने मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की। मैंने जोर से चीख मारी और इसे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन जाते जाते इसने धमकी दी कि अगर 1 हफ्ते में पैसे नहीं अदा किए तो मेरा घर भी वो कब्जा कर लेगा। ये सुनकर मैं सहम गया। मेरी आंखों के सामने एक बेवाह औरत की जदोजहद भरी जिंदगी घूमने लगी। पैसे की लालच में साहूकार कितना नीचे गिर गया था और अकेली मनीषा इस राक्षस जैसे आदमी के सामने डिटी हुई थी। इस ख्याल में मुझे बहुत बुरा लगा। क्या करूं, ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अब मनीषा मुझे धीरे धीरे पसंद आने लगी थी और इसका ये दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरे पास कुछ पैसे जमा थे और इसका कर्ज लगभग 1 लाख रुपए का था। हम मेहनत करके घर में लगभग 1.5 लाख रुपए बचा चुके थे। लेकिन माँ इजाजत देगी या नहीं, इस ख्याल ने मुझे उलझन में डाल रखा था। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि मैं इसकी मदद करूंगा। मैंने इससे धीरे से कहा, मनीषा फिक्र ना करो, किसी ना किसी रास्ते निकल ही जाएगा। फिर मैंने कहा कि मैं घर जाकर माँ की तबीयत देख आता हूँ और वहां से निकल पड़ा। घर पहुंचा तो देखा कि माँ का बुखार बढ़ गया था। मैंने उन्हें फौरन करीबी अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने फौरन करीबी अस्पताल ले गया, इंजेक्शन दिया, कुछ दवाएं लिख दी और आराम करने को कहा। माँ को घर रखकर मैंने अलमारी खोली और डरते 1 लाख रुपए निकाल लिए। दिल में थोड़ा सा जुर्म का एहसास था, लेकिन साथ ही ये भी लगा कि अगर झूठ बोलना किसी की सच्ची मदद के लिए हो तो शायद वो झूठ नहीं है। वो पैसे लेकर मैं फौरन खेत की तरफ निकल पड़ा। पूरा दिन काम करने के बाद शाम को 5 बजे मैंने मनीषा को आवाज दी, मनीषा मनीषा अब काम बंद करो। उसने रुककर जितनी घास काटी थी उसे बांधकर एक तरफ रख दिया। मैं उसके सामने गया, जेब में हाथ डाला और 1 लाख रुपए का बंडल बाहर निकाला। मनीषा के चेहरे पर हैरत छा गई। मैंने वो पैसे उसके हाथ में रख दिए। उसने मुझे गहरी नजर से देखा और हैरत और डर की मिलाजला जज्बा के साथ पूछा, ये क्या है? मैंने खामोशी से कहा, ये पैसे लेकर उस साहूकार के मुंह पर मार कर फेंक दे और जब तक वो फिर न आए तब तक उन्हें अपने पास रख। इसने फौरन वो बंडल मेरे हाथ में वापस रख दिया और बोली, हमारी पहचान को अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और तुम इतनी बड़ी रकम मेरी मदद के लिए दे रहे हो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इसके चेहरे पर डर भी था और इज्जत भी। इसे शायद यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसे ही इसकी मदद कर सकता है। मैंने कहा, सुनो सुनो, अगर तुम ये पैसे नहीं लोगी तो वो तुम्हारा घर कब्जा कर लेगा और तुम्हारी इज्जत भी खतरे में पड़ जाएगी। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे धीरे मेरे पास आई और मुझे गले लगा लिया। वो गले लगाना मोहब्बत का नहीं बल्कि शुक्र का था, एक बेवा औरत की सच्ची शुक्रगुजारी। थोड़ी देर बाद वो पीछे हटी और बोली, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। फिर उसने माफी मांगी और कहा, मैं धीरे धीरे तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। क्या तुमने ये बात माँ से कही है? मैं घबराते हुए कहा, नहीं, अभी कुछ नहीं कहा। तुम फिक्र ना करो। इस दिन हम दोनों के दिल हल्के हो गए। उसने अपनी जिंदगी में उम्मीद की एक किरण देखी और मुझे उसका दुख थोड़ा कम करने का सुकून मिला। फिर हमने फैसला किया कि हम दोनों साहूकार के पास जाएंगे। दिल में पुख्ता इरादा था कि अब डरना नहीं है। हम साहूकार के घर गए, इसके खाते में लिखे हुए सब सूद और कर्ज के हिसाब दिखाए और समझाने की कोशिश की कि वो जो ज्यादा सूद हमसे वसूल कर रहे हैं वो इंसानियत के खिलाफ है। इस वक्त मेरे दिल में एक अजीब उलझन थी। एक तरफ सुकून था
कि मैं किसी के काम आया और दूसरी तरफ डर था कि माँ को पता चलेगा तो क्या होगा। लेकिन फिर भी हमारे दिल में वही जज्बा था कि मनीषा की इज्जत और इसका अजड़ा हुआ घर-बार मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। कल कर्ज 1 लाख रुपए का था और आखिरकार मनीषा ने वो पैसे साहूकार को दे दिए। उसने हर नोट गिन कर देखा, उसके चेहरे पर गिन कर देखा। उसके चेहरे पर इत्मीनान था, लेकिन आंखों में अब भी एक नीची चमक। कहा, तेरे पास तो एक टोटी कोड़ी भी नहीं थी, तो ये इतने पैसे कहाँ से लाई? उसके लहजे में शक था और नजर में हकारत। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन मनीषा बिल्कुल ना डरी। उसकी आंखों में हिम्मत और खुद एतमादी झलक रही थी। उसने पख्ता आवाज में बोली, मैंने तेरे पैसे बराबर वापस कर दिए हैं। अब बाकी बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे कुछ ना पूछ। इतना कहकर मनीषा ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया और वहां से चलने लगी। मैं भी चिपचॉप उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके कदमों में पख्तगी थी, लेकिन उसके दिल में दुख की गहराई थी जिसे मैं महसूस कर सकता था। रास्ते में चलते चलते उसने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। उनकी तबीयत कैसी है ये देखना है। मैंने कहा, "म- मैं कल उन्हें डॉक्टर के पास ले गया था। दवाएं ले आया हूँ। चलो चलो, साथ चलो। मनीषा मेरे साथ मेरे घर आई। हमारा घर बहुत छोटा था था 2 कमरों का। मनीषा पहली बार मेरे घर आई थी। मैंने उसे एक लोटा पानी दिया। वो अंदर आई और माँ के पास बैठ गई। माँ खाट पर लेटी हुई थी। मनीषा ने प्यार से उनके सर पर हाथ फेरा तो माँ ने धीरे दे आंखें खोलकर कहा, कौन है? मनीषा हंसकर बोली, मैं मनीषा हूँ, आपकी तबीयत देखने आई हूँ। माँ के जिस्म में अभी थोड़ा बुखार था, थोड़ा कम हो गया था, लेकिन उन्हें अभी आराम की जरूरत थी। ये देखकर मनीषा के चेहरे पर फिक्र अभर आई। उसने कहा, आज मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी, आप बिल्कुल फिक्र न करें। मैंने इनकार किया, इसकी जरूरत नहीं, लेकिन इसने इसरार किया। इसकी आवाज में जो अपनायत थी वो सुनकर मेरा दिल भग गया। आखिरकार वो बावर्ची खाने में गई और बहुत सादगी लेकिन बेपनाह प्यार से खाना बनाया। सब्जी की खुशबू और रोटी की महक पूरे घर में फैल गई। माँ ने थोड़ा खाया और कहा, आज तो तुम हमारे घर खाना खा लो, अपने घर जाकर फिर ना बनाना। इस वक्त घर का माहौल बदल गया। हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। मनीषा जब खा रही थी तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर मुझे अंदर से एक अनोखा सुकून मिला। खाना खाने के बाद मैं उसे बाहर छोड़ने गया। जाते वक्त उसने मेरी तरफ देखा और एक प्यारी मुस्कुराहट दी। उसकी आंखों में जो खुशी की झलमलाहट था, वो देखकर मेरे दिल में एक अजीब गर्मी भर गई। मैं घर वापस आया और माँ के पास बैठ गया। माँ ने मेरी तरफ देखा और कहा, मनीषा मनीषा कितनी नेक दिल औरत है। अगर तेरा रिश्ता ऐसी किसी के साथ हो जाए तो मेरी आखिरी जोर से धड़कने लगा। थोड़ी देर में चुप रहा, फिर धीरे से कहा, मामा, मैंने तुझसे एक बात छपाई है। घर में जो कुछ पैसे थे वो मैंने मनीषा के साहूकार को दे दिए। वो इस पर जुल्म करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने मदद की। शायद उन्हें सदमा लगा हो, लेकिन फिर उनके चेहरे पर इत्मीनान की झुलमलाहट आई। उन्होंने कहा, अरे बेटा, पैसे आज नहीं तो कल फिर आ जाएंगे, लेकिन तुमने एक अच्छी औरत की इज्जत बचा ली। ये सबसे बड़ा पुनिया है। मनीषा बहुत अच्छी है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक दिन तेरे पैसे वापस कर देगी। माँ के उन अल्फाज से मेरी आंखें भर आईं। इस रात में बहुत सुकून से सो गया। दूसरे दिन सुबह जब मैं उठा तो दिल में एक ही ख्वाहिश थी, मनीषा से मिलना।
माँ की तबीयत अब थोड़ी बेहतर थी, लेकिन उनके घुटनों में अभी दर्द था। मैंने कहा, माँ तुम अब खेत न जाओ, चंद दिन आराम करो। सब मैं और मनीषा मिलकर चंद दिन आराम करो। मैं और मनीषा मिलकर सब काम कर लेंगे। सुबह 10 बजे मनीषा हमेशा की तरह आई, लेकिन आज वो 2 डब्बे लेकर आई, एक माँ के लिए और एक हम सब दोनों के लिए। ये देख कर मैं हैरान रह गया। उनके दिल में माँ और हमारे लिए इतना प्यार देखकर मेरे दिल में बेअंतहा खुशी अभरी। हम दोनों खेत की तरफ निकल पड़े। रास्ते में वो हंसते हंसते बातें कर रही थी। उसकी मुस्कुराहट में एक बेसाख्तगी थी, लेकिन आंखों में अभी भी कहीं गहराई में छपा हुआ दुख था। इस तरह हंसना, शर्माना और बोलना मेरे दिल में गहराई तक उतर रहा था। उस वक्त मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अब किसी नए मोड़ पर आ गई है। थोड़ी देर में हम खेत पर पहुंच गए और काम शुरू किया। धूप वही थी, पसीना हो रहा था, लेकिन आज मनीषा में कुछ अलग तब्दीली थी। उसके चेहरे पर नई रौनक थी। उसके कदम हल्के लग रहे थे और वो इतनी लगन और जोश से काम कर रही थी कि मैं बस इसे देखता ही रह गया। मेरे दिल में साजात आए। इतने गहरे दुख से गुजरने वाली ये औरत आज इतनी खुश कैसे लग रही है? शायद इस उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया था। काम करते करते हमारी निगाहें बार बार एक दूसरे से टकराने लगें। इसकी नजर में अब झुलक था, अपनायत भी थी और कहीं ना कहीं अभरता हुआ प्यार भी। अचानक जब मनीषा घास काट रही थी, तब वो जोर से चीख पड़ी और खौफ से मेरे साथ चमट गई। मैं घबरा गया। समझ नहीं आया मेरी समझ नहीं आया क्या हुआ। मेरी नजर जमीन पर गई तो देखा कि वहां एक बड़ा सांप आगे बढ़ रहा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस लम्हे मेरे दिल पर सांप से ज्यादा मनीषा का एहसास गालिब था। वो मेरी बाजुओं में समा गई थी। अब वो भी मुझे सख्ती से पकड़े हुए थी। थोड़ी देर बाद सांप आगे निकल गया और मनीषा धीरे धीरे मुझसे अलग हुई। इसने सर झुका लिया। चेहरे पर सरखी थी, लेकिन होंठों पर हल्की मुस्कुराहट खुल गई। इस लम्हे मुझे लगा कि अगर वो सांप वहां ना आया होता तो शायद मुझे इसकी इन मीठी बाहों का एहसास कभी ना होता। मेरे दिल में इस सांप के लिए भी एक अजीब शुक्रगुजारी भर गई। थोड़ी देर बाद दोपहर हो गई। आज भी मनीषा अपना टफन लाई थी, लेकिन इस बार हम दोनों बहुत करीब बैठकर एक ही थाल में प्यार से खाना खाने लगे। हमारी आंखें ज्यादा बातें कर रही थीं। इसके हंसते चेहरे में अब एक अलग सी चमक था। खाना खा लेने के बाद हम एक दरख्त के नीचे बैठ गए। ठंडी छांव हल्की हुआ और हमारी कुर्बत सब कुछ जैसे कोई ख्वाब लग रहा था। मैं दरख्त का सहारा लेकर बैठ गया और मुनीषा बिल्कुल करीब आ गई। इसका हाथ मेरे हाथ के करीब था। मैं धड़कते दिल से धीरे इसका हाथ पकड़ लिया। मुनीषा ने एक बार मेरी तरफ देखा, लेकिन हाथ पीछे न खींचा। इसकी आंखों में झलक थी, लेकिन मुखालिफत नहीं थी। लम्हा लम्हा हमारे दरमियान का फासला घटता गया। हम एक दूसरे की तरफ मुड़े और अनजाने ही हमारे चेहरों के दरमियान का फासला घटने लगा। इस वक्त हमारी जिंदगी मुकम्मल बदल गई। अब हम सिर्फ खेत में काम करने वाले साथी नहीं थे, बल्कि जिंदगी के आशिक और सच्चे हमसफर बन गए थे। इसी तरह कुछ दिन गुजरे। लगभग 8-10 दिन तक हम रोज साथ काम करते, साथ खाते, हंसते, बातें करते और एक दूसरे के करीब आते गए। आखिरकार अनार के बाग का सारा घास मुकम्मल तौर पर साफ हो गया और काम का आखिरी दिन आ पहुंचा। दोपहर को खाना खाने के बाद हम हमेशा की तरह दरख्त के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। आज का तेज थे, लेकिन आज का दिन अलग था, क्योंकि कल से मनीषा तो खेत पर नहीं आने वाली थी। मेरा दिल बहुत बेचैन था। हिम्मत जटाकर मैंने उसे कहा, मनीषा मनीषा, हम दोनों शादी कर लें। मैं तुझसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। जिस दिन मैंने तुझे पहली बार देखा, इस दिन से ही मेरा दिल तेरा हो गया है। मनीषा की आंखों
में आंसू आ गए, लेकिन चेहरे पर मीठी मुस्कुराहट थी। इसने कहा, मुझे भी तुम पसंद हो, लेकिन मेरा ये प्यार इसलिए नहीं है कि तुमने मुझे पैसे दिए, बल्कि इसलिए है कि तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। तुम मेरी फिक्र करते हो, मेरा साथ देते हो। मैं भी तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। इसके तुम्हारे साथ दिल खुशी से भर गया। हम अल्फाज सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। हमने फिर एक दूसरे को गले लगाया। इस शाम मेघमा से सब कुछ कह दिया। माँ की ऐसी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बोले, मुझे भी मनीषा बहुत पसंद है। ऐसी बहू मिलना तो सच्चे सौभाग्य की बात है। दूसरे दिन मैं और माँ मनीषा के घर गए। हमें देखकर वो दरवाजे पर ही चूक गई। माँ उसके पास गई और बोले, अरुण ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है और तुम साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। मनीषा शर्मा गई और हंस पड़ी। माँ ने हमारे सर पर हाथ रखकर बरकत दी। इस वक्त मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अब मुकम्मल हो गई है। कुछ दिनों में हमारी शादी धूमधाम से हो गई। रिश्तेदारों और गांव वालों ने हमें बहुत बरकतें दी। वक्त गुजरता गया। 1 साल गुजर गया और आज मनीषा माँ बनने वाली है। हमारी जिंदगी एक नए फूल की तरह खुल रही है। दोस्तों, अगर मेरी और मनीषा की प्यार कहानी तुम्हें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और एक छोटी सी कमेंट भी जरूर करो। वीडियो में आने वाले नाम, किरदार और वाकयात सिर्फ ख्याली हैं। इनका किसी भी शख्स, जात या मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। ये वीडियो सिर्फ तफरीह और तालीमी मकसद से बनाई गई है। इसे दूसरी सूरत में ना देखो और अगले दिन की कहानी देखना ना छोड़ो। तुम्हारे प्यार के लिए शुक्रिया दोस्तों।